नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। जैसा कि आप जानते हैं, हम पिछले सत्र में पढ़ रहे थे श्रीमती मन्नू भंडारी जी द्वारा लिखित कहानी यही सच है। इसमें हमने 2 भाग पढ़ लिए हैं। पिछले भाग में हमने जाना कि श्रीमती मन्नू भंडारी जी जब कलकत्ता गई इंटरव्यू के लिए, तो वहाँ उनका पुराना मित्र निशीथ मिल गया और उसने काफ़ी मदद की उनको जॉब ढूंढने में और इंटरव्यू करवाने में। इस बीच उनके पुराने संबंध और उनके पुरानी जो यादें थी वो ताज़ा हो जाती है और उनके नए और पुराने जो मित्र हैं उसके बीच में वो तय नहीं कर पा रही थी कि वास्तविकता क्या है, कि ये असली सच्चा मित्र है या वो सच्चा मित्र है। तो दोनों में अपने मन में अंतर्द्वंद के बीच ही हमारा जो पिछला सत्र था हमने समाप्त किया था। कलकत्ता का अंतिम दृश्य अब हम पढ़ रहे हैं। देखिए, कलकत्ता अपनी मजबूरी पर खींच जाती हूँ। आज कितना अच्छा मौका था सारी बात बता देने का, पर मैं जाने कहाँ भटकी थी कि कुछ भी नहीं बता पाई। शाम को मुझे निशीथ अपने साथ ले गया। पानी के किनारे हम घास पर बैठ गए। कुछ दूर पर काफ़ी भीड़ भाड़ और चहल पहल थी। यह स्थान अपेक्षाकृत शांत था। सामने लेक के पानी में छोटी छोटी लहरें उठ रही थी। चारों ओर के वातावरण का कुछ विचित्र सा भाव मन पर पड़ रहा था। अब तो तुम यहाँ आ जाओगी, मेरी ओर देखकर उसने कहा। हाँ, नौकरी के बाद क्या इरादा है? मैंने कहा। उसकी आंखों में कुछ जानने की आतुरता फैलती जा रही थी, कुछ कहने की भी। कुछ जानकर वह अपनी बात कहेगा। कुछ नहीं जाने क्यों यह कह गई, कोई है जो मुझे कचोट डाल रहा है। क्यों नहीं मैं बता देती कि नौकरी के बाद मैं संजय से विवाह करूंगी। मैं संजय से प्रेम करती हूँ, वह मुझसे प्रेम करता है। वह बहुत अच्छा है, बहुत ही। वह मुझे तुम्हारी तरह धोखा नहीं देगा। पर कुछ भी तो नहीं कह पाती। अपनी इस बेबसी पर मेरी आंखें छलछला आती है। मैं दूसरी ओर मुंह फेर लेती हूँ। तुम्हारे यहाँ आने से मैं बहुत खुश हूँ, ये निशीथ कहता है ना। मेरी सांसें जहाँ की तहाँ रुक जाती है आगे के शब्द सुनने के लिए, पर शब्द नहीं आते। बड़ी कातर, करुण और याचना भरी दृष्टि से मैं उसे देखती हूँ, मानो कह रही हूँ कि कह क्यों नहीं देते निशीथ कि आज भी तुम मुझसे प्यार करते हो। तुम मुझे सदा अपने पास रखना चाहते हो। जो कुछ हो गया उसे भूलकर तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो। कह दो निशीथ, कह दो। यह सुनने के लिए मेरा मन अकुला रहा है, छटपटा रहा है। मैं बुरा नहीं मानूंगी, जरा भी बुरा नहीं मानूंगी। मान ही कैसे सकती हूँ निशीथ? इतना बस हो जाने के बाद शायद मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, शायद नहीं, सचमुच ही तुम्हें प्यार करती हूँ। मैं जानती हूँ तुम कुछ नहीं कहोगे, सदा ही मितभाषी हो। जो भी कुछ सुनने की आतुरता लिए मैं तुम्हारी तरफ देखती रहती हूँ, पर तुम्हारी नज़र तो लेक के पानी पर जमी हुई है, शांत, मौन। आत्मीयता के क्षण अनकहे भले ही रह जाएं, पर अनबूझे नहीं रह सकते। तुम चाहे न कहो, पर मैं जानती हूँ तुम भी मुझे प्यार करते हो, बहुत प्यार करते हो। मेरे कलकत्ता आ जाने के बाद इस टूटे संबंध को फिर से जोड़ने की बात तुम इस समय सोच रहे हो। तुम आज भी मुझे अपना ही समझते हो। तुम जानते हो आज भी दीपा तुम्हारी है और मैं। लगता है इस प्रश्न का उत्तर देने का साहस मुझ में नहीं है। मुझे डर है कि जिस आधार पर मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ, उसी आधार पर कहीं मुझे अपने से नफ़रत न करनी पड़े। लगता है रात आधी से अधिक ढल गई। ये कलकत्ता का ही दृश्य है। लेखिका रात में सोच रही है और जैसा कि मैंने आपको कहा कि उनके मन में अंतर्द्वंद चल रहा है, तो वो कहती है कि निशीथ से मैं
प्यार का इजहार चाहती हूँ आज भी कि मैं प्यार करता हूँ तुमसे, ये निशीत कहे और मैं यहीं रुकना चाहती हूँ। वो उनके मन की आवाज़ जो है हमारे समक्ष बता रही है। अब कानपुर का दृश्य आता है इसमें। मन में उत्कट अभिलाषा होते हुए भी निशीत की आवश्यक मीटिंग की बात सुनकर मैंने यह कह दिया कि तुम स्टेशन मत आना। इरा आई थी पर गाड़ी पर बिठाकर ही चली गई, या कहूँ कि मैंने ज़बरदस्ती उसे भेज दिया। मैं जानती थी कि लाख मना करने पर भी निशीत आएगा और विदा के उन अंतिम क्षणों में मैं उसके साथ अकेली ही रहना चाहती थी। मन में एक दबी सी आशा थी कि चलते समय ही शायद वह कुछ कह दे। गाड़ी चलने में 10 मिनट रह गए तो देखा बड़ी व्यग्रता से डिब्बे में झांकता झांकता निशीत आ रहा था। पागल, उसे इतना तो समझना चाहिए कि उसकी प्रतीक्षा में मैं यहाँ बाहर खड़ी हूँ। मैं दौड़कर उसके पास जाती हूँ। पा आप आए? आप क्यों आए? पर मुझे उसका आना बड़ा अच्छा लगता है। वह बहुत थका हुआ सा लग रहा है, शायद सारा दिन बहुत व्यस्त रहा और दौड़ता दौड़ता मुझे सी ऑफ करने यहाँ आ गया। मन करता है कुछ ऐसा करूँ जिससे इसकी सारी थकान दूर हो जाए, पर क्या करूँ? हम डिब्बे के पास आ जाते हैं। अब इनका संवाद आप देखिए। अच्छी जगह मिल गई, वह अंदर झांकते हुए पूछता है। हाँ, पानी वानी तो है। बिस्तर फैला लिया? मैं खींच पड़ती हूँ, शायद समझ जाता है, सो चुप हो जाता है। हम दोनों एक क्षण को एक दूसरे की ओर देखते हैं। मैं उसकी आंखों में विचित्र सी छायाएं देखती हूँ, मानो कुछ है जो उसके मन में घुट रहा है, उसे मथ रहा है, पर वह कह नहीं पा रहा है। वह क्यों नहीं कह देता? क्यों नहीं अपने मन की इस घुटन को हल्का कर लेता? आज भीड़ विशेष नहीं है। चारों ओर नज़र डालकर वह कहता है। मैं भी एक बार चारों ओर देख लेती हूँ, पर नज़र मेरी बार बार घड़ी पर ही जा रही है। जैसे जैसे समय सरक रहा है, मेरा मन किसी गहरे अवसाद में डूब रहा है। मुझे कभी उस पर दया आती है तो कभी खीज। गाड़ी चलने में केवल 3 मिनट बाकी रह गए। एक बार फिर हमारी नज़रें मिलती है। ऊपर चढ़ जाओ, गाड़ी चलने वाली है। बड़ी असहाय सी नज़र से मैं उसे देखती हूँ, मानो कह रही हूँ तुम ही चढ़ा दो, और फिर धीरे धीरे चढ़ जाती हूँ। दरवाजे पर मैं खड़ी हूँ और वह नीचे प्लेटफॉर्म पर। देखिए क्या दृश्य होगा, आप कल्पना करके देखिए, तब आपको ये कहानी पढ़ने में आनंद आएगा। जाकर पहुँचने की खबर देना, जैसे मुझे इधर कुछ निश्चित रूप से मालूम होना होगा तुम्हें सूचना दूंगा। मैं कुछ बोलती नहीं, बस उसे देखती रहती हूँ। सीटी, हरी झंडी, फिर सीटी, मेरी आंखें छलछला आती है। ये दृश्य था कलकत्ता का आखिरी दृश्य था। ठीक है, यहाँ ये दृश्य ख़त्म होता है। आगे देखिए क्या होता है, उनके मन में क्या चल रहा है, लेखिका अब स्वयं बताती है। गाड़ी एक हल्के से झटके के साथ सरकने लगती है। वह गाड़ी के साथ एकदम 7 कदम आगे बढ़ाता है और मेरे साथ हाथ पर धीरे से अपना हाथ रख देता है। मेरा रोम रोम सिहर उठता है, मन करता है चिल्ला पड़ूं। मैं सब समझ गई निशीत, सब समझ गई। जो कुछ तुम इन 4 दिनों में नहीं कह पाए, वह तुम्हारे इस क्षणिक स्पर्श ने कह दिया। विश्वास करो, यदि तुम मेरे हो तो मैं भी तुम्हारी हूँ, केवल तुम्हारी, एकमात्र तुम्हारी। पर कुछ नहीं कह पाती, बस साथ चलते निशीत को देखती रहती हूँ। गाड़ी के गति पकड़ने ते ही वह हाथ को जरा सा दबा देता है। मेरी छलछलाई आंखें मुंद जाती है। मुझे लगता है वह स्पर्श, यह सुख, यह क्षण ही सत्य है, बाकी सब झूठ है। अपने को भूलने का, भरमाने का, छलने का असफल प्रयास है। ये जो कथन है, छोटा सा पैरा है, इसको आप गौर से पढ़िए। इसमें लेखिका के भाव, लेखिका के चरित्र और उनके साहित्यिक विशेषताओं को देखने का आपको मौका मिलेगा। आंसू भरी आँखों
से मैं प्लेटफॉर्म को पीछे छूटता हुआ देखती हूँ। सारी आकृतियाँ धुंधली सी दिखाई देती है। असंख्य हिलते हुए हाथों के बीच निशीथ के हाथों को, उस हाथ को जिसने मेरा हाथ पकड़ा था, ढूंढने का असफल प्रयास करती हूँ। गाड़ी प्लेटफॉर्म को पार कर जाती है और दूर दूर तक कलकत्ता की जगमगाती बत्तियाँ दिखाई देती है। धीरे धीरे वे सब दूर हो जाती है, पीछे छूट जाती है। मुझे लगता है दैत्याकार ट्रेन मुझे घर से कहीं दूर ले जा रही है, अनदेखी अनजानी राहों में गुमराह करने के लिए, भटकाने के लिए। बोझिल मन से मैं अपने फैलाए हुए बिस्तर पर लेट जाती हूँ। आंखें बंद करते ही सबसे पहले मेरे सामने संजय का चित्र उभरता है। कानपुर जाकर मैं उसे क्या कहूँगी? इन दिनों तक उसे छलती आई, इतने दिनों तक उसे छलती आई, अपने को छलती आई, पर अब नहीं। मैं उसे सारी बात समझा दूंगी। कहूँगी, संजय, जिस संबंध को टूटा हुआ जानकर मैं भूल चुकी थी, उसकी जड़ें हृदय की किन अतल गहराइयों में जमी हुई थी, इसका एहसास कलकत्ता में निशीथ से मिलकर हुआ। याद आता है, तुम निशीथ को लेकर सदैव ही संदिग्ध रहते थे, पर तब मैं तुम्हें ईर्ष्यालु समझती थी। आज स्वीकार करती हूँ कि तुम जीते, मैं हारी। सच मानना संजय, 2.5 साल में मैं स्वयं भ्रम में थी और तुम्हें भ्रम में डाल रखा था, पर आज भ्रम के छलना के सारे ही जाल छिन्न भिन्न हो गए। मैं आज भी निशीथ को प्यार करती हूँ, और यह जानने के बाद एक दिन भी तुम्हारे साथ और छल करने का दुस्साहस कैसे करूँ? आज पहली बार मैंने अपने संबंध का विश्लेषण किया तो जैसे सब कुछ ही स्पष्ट हो गया, और जब मेरे सामने कुछ स्पष्ट हो गया तो मुझसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगी, तो मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगी। तुम्हारे सामने मैं कहूँगी तो भी झूठ नहीं बोल सकती। आज लगता है तुम्हारे प्रति मेरे मन में जो विभावना है वह प्यार की नहीं, केवल कृतज्ञता की है। तुमने मुझे उस समय सहारा दिया जब अपने पिता और निशीथ को खोकर मैं चूर चूर हो चुकी थी। सारा संसार मुझे वीरान नजर आने लगा था। उस समय तुमने अपने स्नेहिल स्पर्श से मुझे जिला दिया। मेरा मुरझाया मन हरा हो उठा। मैं कृतज्ञ हो उठी और समझने लगी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, पर प्यार की बेसुध घड़ियाँ, वे विभोर क्षण, तन्मयता के वे पल जहाँ शब्द चुक जाते हैं नहीं होगा, ये छुप जाते होगा ना, हमारे जीवन में कभी नहीं आए। तुम्हारी बताओ कभी आए? तुम्हारे असंख्य आलिंगनों और चुंबनों के भी एक क्षण के लिए भी तो मैं तन मन की शुद्ध बेसुरा देने वाली पुलक या मादकता का अनुभव नहीं किया। अब यहाँ पर लेखिका तुलना कर रही है दोनों के बीच, है ना, अपने मन में ही तुलना कर रही है। सोचती हूँ, निशीथ के चले जाने के बाद मेरे जीवन में एक विराट शून्यता आ गई थी, एक खोखलापन आ गया था। तुमने उसकी पूर्ति की। तुम पूरक थे, मैं अपनी गलती तुम्हें प्रियतम समझ बैठी। मुझे क्षमा कर दो संजय और लौट जाओ। तुम्हें मुझे जैसी अनेक दीपाएं मिल जाएंगी जो सचमुच ही तुम्हें प्रियतम की तरह प्यार करेंगी। आज एक बात अच्छी तरह जान गई हूँ कि प्रथम प्रेम ही सच्चा प्रेम होता है। बाद में किया हुआ प्रेम तो अपने को भूलने का, भरमाने का प्रयास मात्र होता है। तुम्हें इसी तरह की असंख्य बातें मेरे दिमाग में आती है जो मैं संजय से कहूँगी यह सब कह सकूँगी यह सब, लेकिन कहना तो होगा ही। उसके साथ अब एक दिन भी छल नहीं कर सकती। मन से आई और की आराधना करके तन से उसकी होने का अभिनय करती रहूं? छी, नहीं जानती यही सब सोचते सोचते मुझे कब नींद आ गई। लौटकर अपना कमरा खोलती हूँ तो देखती हूँ सब कुछ ज्यों का त्यों, सिर्फ फूलदान से रजनीगंधा मुरझा गए, कुछ फूल झरकर जमीन पर इधर उधर बिखर गए। आगे बढ़ती हूँ तो ज़मीन पर पड़ा एक लिफाफा दिखाई देता है, संजय की ही लिखाई थी। खोला तो छोटा सा पत्र था। अब संजय क्या कह रहा है देखिए। दीपा, तुमने कलकत्ता जाकर कोई सूचना ही नहीं दी। मैं आज ऑफिस के काम से कटक जा रहा हूँ, 5-6 दिन में लौट आऊँगा। तब तुम
आ ही जाओगी। जाने को उत्सुक हूँ कि कलकत्ता में जानने को उत्सुक हूँ कि कलकत्ता में क्या हुआ तुम्हारा। संजय एक लंबा निश्वास लेकर निकल जाता है। लगता है कि एक बोझ हट गया। इस अवधि में मैं अपने को अच्छी तरह तैयार कर लूँगी। नहा धोकर सबसे पहले निशीथ को पत्र लिखती हूँ। उसकी उपस्थिति में जो हिचक मेरे ओठ बंद किए हुए थी दूर रहकर अपनी आप ही टूट जाएगी। मैं स्पष्ट शब्दों में ही लिख देती हूँ कि चाहे उससे कुछ भी नहीं कहा पर फिर भी सब कुछ समझ गई। साथ ही यह लिख देती हूँ कि उसकी हर हरकत से मुझे बहुत दुखी थी, बहुत नाराज़ थी, पर उसे देखते ही जैसे सारा क्रोध बह गया। इस अपनत्व में क्रोध भला टिक भी कैसे पाता। लौटी हूँ तब से न जाने कैसा रंगीन और मादकता तब से न जाने कैसी रंगीनी और मादकता मेरी आंखों में के आगे छा गई है। एक खूबसूरत से लिफाफे में उसे बंद करके स्वयं पोस्ट कर दे जाती हूँ। रात को सोती हूँ तो अनायास ही मेरी नज़र सूने फूलदान पर जाती है। मैं करवट बदल कर सो जाती हूँ। अब फिर इन्होंने निशीथ को पत्र लिख दिया है ना। और अब कानपुर का दृश्य है। लेखिका निशीथ को पत्र लिखने के बाद में क्या सोचती है, क्या आती है कल्पनाएं देखिए। आज निशीथ को पत्र लिखे 5वां दिन है। मैं तो कल ही उसके पत्र की राह देख रही थी, पर आज भी दोनों डाके निकल गई। जाने कैसा सूना सूना अनमना अनमना लगता रहा सारा दिन। किसी भी तो काम में नहीं जी लगता। क्यों नहीं लौटती डाक से उत्तर दे दिया उसने। समझ में नहीं आता कैसे समय गुजारूं। बाहर बालकनी में जाकर खड़ी हो जाती हूँ। एकाएक ख्याल आता है पिछले 2.5 सालों से करीब इसी समय यहाँ खड़े होकर मैंने संजय की प्रतीक्षा की है। क्या आज मैं संजय की प्रतीक्षा कर रही हूँ या निशीथ के पत्र की प्रतीक्षा कर रही हूँ? शायद किसी की नहीं, क्योंकि जानती हूँ कि दोनों में से कोई नहीं आएगा। फिर निरुद्देश्य सी कमरे में लौट पड़ती हूँ। शाम का समय मुझसे घर में नहीं काटा जाता। रोज ही तो संजय के साथ घूमने निकल जाया करती थी। लगता है यहीं बैठी रही तो दम ही घुट जाएगा। कमरा बंद करके मैं अपने को धकेलती सी सड़क पर ले जाती हूँ। शाम का धुंधल का मन के बोझ को और भी बढ़ा देता है। कहाँ जाऊँ? लगता है मेरी राहें भटक गई है, मंजिल खो गई है। मैं स्वयं नहीं जानती आखिर मुझे जाना कहाँ है। फिर निरुद्देश्य सी चलती रहती हूँ, पर आखिर कब तक क्यों भटकती रहूँगी। हार कर लौट पड़ती हूँ। आते ही मेहता साहब की बच्ची तार का एक लिफाफा देती है। धड़कते दिल से उसे खोलती हूँ। इरा का तार था। नियुक्ति हो गई है, बधाई। इतनी बड़ी खुशखबरी पाकर भी जाने क्या है कि खुशी नहीं हो पाती। ये खबर तो निशीथ भेजने वाला था। एकाएक ही एक विचार मन में आता है। क्या जो कुछ मैं सोच गई वह निरा भ्रम था, मेरी मात्र कल्पना थी, मेरा अनुमान? नहीं नहीं, उस स्पर्श को मैं भ्रम कैसे मान लूँ जिसने मेरे तन मन को डुबो दिया, जिसके द्वार उसके हृदय की एक एक परत मेरे सामने खुल गई थी। पर बिताए गए उन मधुर क्षणों को भ्रम कैसे मानूं, जहां उसका मौन ही मुखरित होकर सब कुछ कह गया था। आत्मीयता के वे अनकहे क्षण। तो फिर उसके पत्र क्यों नहीं लिखा? क्या कल उसका पत्र आएगा? क्या वह भी उसे हिचक रोके हुए है? देखिए, तभी क्या होता है कि जो हमारी सोच होती है वो सिर्फ सोच रह जाती है। सामने वाला किस उद्देश्य से हमारी मदद कर रहा है ये समझ नहीं आता। शायद ये जो निशीथ है ये सिर्फ साधारण भाव से मदद कर रहा है। इसके मन में पुरानी कोई बात जमी हुई नहीं है, ऐसा लगता है। आगे देखिए, कहानी पढ़ते हैं क्या होता है। तभी सामने की घड़ी टन टन करके 9 बजाती है। मैं उसे देखती हूँ। यह संजय की लाई हुई है। लगता है यह जैसे यह घड़ी घंटे सुनाकर मुझे संजय की याद दिला रही है। पहराते ये हरे पर्दे, यह हरी बुक रैक, यह टेबल, यह फूलदान,
तभी सभी तो संजय के लाए हुए हैं। मेज़ पर रखा यह पेन उसने मुझे सालगिरह पर ला कर दिया था। अपनी चेतना के इन बिखरे फूत्रों को समेटकर मैं पढ़ने का प्रयास करती हूँ, पर पढ़ नहीं पाती। हार कर मैं पलंग पर लेट जाती हूँ। सामने के फूलदान के फूलदान का सूनापन मेरे मन के सूनेपन को और अधिक बढ़ा देता है। मैं कसकर आंखें मूंद लेती हूँ। एक बार फिर मेरी आंखों के आगे लेक का स्वच्छ नीला जल उभर आता है, जिसमें छोटी छोटी लहरें उठ रही है। उस जल की ओर देखते हुए निशीथ की आकृति उभर जाती है। वह लाख जल की ओर देखे, पर चेहरे पर उसके मन की हलचल को मैं आज भी इतनी दूर रहकर भी महसूस करती हूँ। कुछ न कह पाने की मजबूरी, उसकी व्यवस्था, उसकी घुटन आज भी मेरे सामने साकार हो उठती है। धीरे धीरे लेक के पानी का विस्तार सिमट जाता है और एक छोटी सी राइडिंग टेबल में बदल जाता है, और मैं देखती हूँ कि एक हाथ में पेन लिए और दूसरे हाथ में की उंगलियों में बालों को उलझाए निशीथ बैठा है। वह मजबूरी व व्यवस्था वही घुटन लिए वह चाहता है, पर जैसे लिख नहीं पाता। वह कोशिश करता है, पर उसका हाथ बस कांप कर रह जाता है। ओहो, लगता है उसकी घुटन मेरा दम घुट कर ही रख देगी। मैं एकाएक की आंखें खोल देती हूँ। वही फूलदान, पर्दे, मेज, घड़ी। आखिर आज निशीथ का पत्र आ गया। धधकते दिल में से मैंने उसे खोला। इतना छोटा सा पत्र। देखिए, अब हम कहानी के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। लेखिका को निशीथ का पत्र आ गया है। प्रिय दीपा, तुम अच्छी तरह पहुंच गई, यह जानकर प्रसन्नता हुई। तुम्हें अपनी नियुक्ति का तार मिल गया होगा। मैंने कल ही इरा को फ़ोन करके सूचना दे दी थी। उन्होंने बताया कि तार दे देंगी। ऑफिस की ओर से सूचना मिल जाएगी। इस सफलता की ओर से हार्दिक बधाई स्वीकार करना। सच मैं बहुत खुश हूँ, तुम्हें यह काम मिल गया। मेरी मेहनत सफल हो गई। शेष फिर शुभेच्छु निश्चित। बस धीरे धीरे पत्र के सारे शब्द आँखों के आगे लुप्त हो जाते हैं। रह जाता है केवल शेष फिर। तो अभी उसके पास कुछ लिखने का शेष है। क्यों नहीं लिख दिया उसने? अभी क्या लिखेगा वह? दीपा नहीं, दीप। देखिए, आगे कुछ और है इस कहानी में। दीप। मैं मुड़कर दरवाजे की ओर देखती हूँ। रजनीगंधा के ढेर सारे फूल लिए मुस्कुराता सा संजय खड़ा है। एक क्षण में संज्ञा सुननी सी उसे इसी तरह देखती हूँ, मानो पहचानने की कोशिश कर रही हूँ। वह आगे बढ़ता है तो मेरी खोई हुई चेतना लौटती है और विक्षिप्त सी दौड़कर उसे लिपट जाती हूँ। क्या हो गया तुम्हें? पागल हो क्या? क्या हो गया तुम्हें? पागल हो गई क्या? तुम कहाँ चले गए थे संजय? और मेरा स्वर टूट जाता है। अनायासी आंखों से आंसू बह निकलते हैं। क्या हो गया? कलकत्ता का काम नहीं मिला क्या? मारो गोली काम को। तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो उसके लिए? पर मुझसे कुछ बोला नहीं जाता। बस मेरी बाहों की जकड़ कसती जाती है। रजनीगंधा की महक धीरे धीरे तन मन पर छा जाती है। तभी मैं अपने भाल पर संजय के अधरों को स्पर्श महसूस करती हूँ, और मुझे लगता है कि यह स्पर्श, यह सुख, यह क्षण ही सत्य है। वह झूठ था, मिथ्या था, भ्रम था। हम दोनों एक दूसरे के आलिंगन में बंधे रहते हैं, चुंबित प्रति चुंबित। देखिए क्या कहानी है। आज के समय पे जो बदलाव हमारे समक्ष चल रहा है, ये लेखिका ने उस समय पर लिख दिया है ना। तो इस कहानी में बहुत कुछ आज की भावनाएं वर्णित है, बिल्कुल यथार्थ है। शहर के वातावरण में आपने एक यूँ कहें कि सामाजिक परंपरा या कुछ और समझ सकते हैं, शहरीकरण समझ सकते हैं, लिविंग रिलेशनशिप, वो यहाँ पर लेखिका ने बताने की कोशिश की है। और जो शहरी और आज के वर्तमान युग का प्यार प्रेम की जो बातें हैं वो किस प्रकार होती है। आदमी दोनों हाथ में लड्डू रखना चाहता है, सीधा कहें तो। कहानी की समीक्षा आपके समक्ष अवश्य करेंगे,
लेकिन फ़िलहाल में हम इतना जान लें कि इस कहानी में लेखिका किसी भी निष्कर्ष तक नहीं पहुंची है और उनका जो मन का अंतर्द्वंद इतना बढ़ जाता है कि वो कोई निश्चय ही नहीं कर पाती है कि वास्तव में वो किसे चाहती है। उन्हें कौन चाहता है ये तो बाद की बात है, लेकिन वो किसे चाहती है ये भी निश्चय नहीं कर पाती है। संजय जो अब का प्रेमी है, निशीथ जो पिछला प्रेमी है, उन दोनों में से वो फिक्स नहीं कर पाती है, बिल्कुल तय नहीं कर पाती है। तो इस कहानी में बहुत कुछ आपको याद आने वाला है, बहुत कुछ आपको मन को हिलोर देने वाला, मन को भाव विभोर करने वाला, पुरानी यादें दिलाने वाला कुछ ऐसा याद आने वाला है आपको। कहानी को एक बार आप गहराई से पढ़ें, मन की भावना को इसमें मिलाकर पढ़ें, लेखिका जो कहना चाह रही है वो पढ़ें, तो आपको लगेगा कि वास्तव में ये कहानी हमारी है, आज की है, वर्तमान युग की है। क्योंकि शहरी जीवन में आज ये जो घटना लेखिका ने बताई वो अब के समय की है, किस प्रकार से युवक युवतियों के मन में जो दोहरे प्रेम की बातें हैं, दोहरे प्रेम का प्रसंग कैसे चलता है और वो दोनों में से किसी को भी तय नहीं कर पाते हैं और आखिर में एक समय ऐसा भी आ जाता है। इस कहानी का आधा परिणाम हमारे सामने है। एक ऐसा भी समय आ जाता है जब दोनों में से किसी को तय नहीं कर पाते हैं, या तो उन तीनों में आपस में कुछ लड़ाई झगड़े हो जाते हैं बड़े, या फिर कोई और बात हो जाती है। तीनों में से कोई एक आदमी कोई बड़ा कदम उठा लेता है, आत्महत्या जैसी कहानियाँ भी इसमें हो जाती है। तो यही बड़ा कारण है कि आदमी समय पर अपने मन की बात कह नहीं पाता है। अपने मन की बात लेखिका ने फिर भी हमें लिख दी है। हो सकता है ये लेखिका की खुद की कहानी नहीं हो, लेकिन उन्होंने अपने ऊपर लिखी है, तो कोई बात नहीं, हमें उससे कोई एतराज़ नहीं है। हमें सिर्फ कहानी से कुछ सीखना चाहिए। युवावस्था में आदमी किस प्रकार से अपने को भटका देता है और उस भटकाव से हमें बचना चाहिए। लेखिका ने 2 जगह के दृश्य लिए हैं, कानपुर और कलकत्ता। दोनों बड़े शहर हैं और दोनों बड़े शहरों में ऐसी बातें होना लाजमी है। और ज़्यादा पुरानी भी कहानी आपकी ये नहीं है। मन्नू भंडारी जी अपने जीवन में जो भी बात रखती थी, जो भी महत्व की बात रखती थी, सबको लिख चुकी है वो। और हर कहानी में, हर उपन्यास में, हर नाटक में मन्नू भंडारी जी ने अपना एक मत दिया है। कई जगह पे तो उन्होंने खुद के ऊपर कहानियाँ लिखी है। एक कहानी यह भी उनकी आत्मकथा भी है और कहानी भी है, आपने सुना होगा। एक उनकी अन्य कहानी है एक प्लेट सैलाब, यही सच है, स्त्री सुबोधनी, सयानी, बुआ। ये इनकी 4 कहानियाँ हैं। उपन्यास महाभोज है आपका बंटी, है ना। ये सब कुछ हम आपको बताएंगे जब इनका परिचय जानेंगे। पहले इस कहानी की हम समीक्षा जानेंगे। फ़िलहाल में इस कहानी के सारांश के रूप में आप इतना समझें कि अगर कोई व्यक्ति दोहरे प्रेम में पड़ा हुआ है तो जल्द से जल्द उसे दोनों में से एक को तय करना पड़ेगा, ताकि तीनों की ज़िंदगियां ख़राब होने से बच जाए। क्योंकि अगर तीनों में आप सही तय नहीं कर पाएंगे समय अनुसार, तो आपकी ही नहीं, आपके घर वालों की भी ज़िंदगी में असर पड़ेगा। फ़िलहाल के लिए दीजिए हमें इजाज़त। कहानियाँ और हम आपके समक्ष लाएंगे। आप बस हमें सपोर्ट करते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।